नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू एस्पिरेंट इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। निराश्रित चिदात्मा व्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवल कर्म कुवात्रनपूति किलवशम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य कर अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फसलों से प्रभावित नहीं होता। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भागवत गीता से लिया है। मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर आप किसी आदमी को सीधे सीधे बता देते हैं कि वो गलत है तो इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा रहता है। इस तरह आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को बुरा बना लेते हैं। तो दोस्तों, सीधे सीधे किसी को गलत मत कहें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स हिंदू, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। उबलता हुआ भूमध्य सागर तेल से जुड़े हितों से के इर्द गिर्द टकराव के कई दौर देख चुके खाड़ी क्षेत्रों के अमेरिका के लिए तेल निर्यातक बन जाने के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। माना गया कि दुनिया की कूटनीतिक प्रौढ़ता से न सही शेल आयल की मेहरबानी से ही यह इलाका चैन की सांस ले सकेगा, लेकिन व्यवहार में हुआ कि सिर्फ इतना कि टकराव के बहाने बदल गए। अभी तेल की जगह प्राकृतिक गैस तनाव का मुद्दा बनी हुई है, जिसे लेकर पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और फ्रांस के जंगी जहाज आमने सामने आ गए हैं। ये दोनों देश नाटो के सदस्य हैं, लेकिन स्थानीय समीकरणों की जटिलता से उलझकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। तुर्की इस इलाके में ऑफशोर ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने पर अड़ा है, जबकि फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया कि अगर तुर्की ने विवादित क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि शुरू की तो वह मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। विवाद की जड़ पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है, जिससे 2.3 TCM स्पष्ट रूप से इजिप्ट, इजराइल और साइप्रस के इकोनॉमिक इंडस्ट्री जोन में है। आर्थिक संकट से जूझ रहे तुर्की को अपना ताकत एक सदी पहले वाले स्तर वाले लाने की संभावना इस गैस भंडार को हथिया लेने में ही नजर आ रही है। उसने लीबिया की सरकार से गैस बंटवारे का समझौता किया और साइप्रस के तुर्क बहुल उत्तरी हिस्से पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई है। मगर क्षेत्र के अन्य देश उसकी राह रोकने की तत्पर है। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने जनवरी में समुद्र के अंदर 1900 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनाने का समझौता किया और इटली, जॉर्डन तथा फिलिस्तीन के साथ मिलकर एक ब्लॉक भी बना लिया। फ्रांस ने इस ब्लॉक की सदस्यता के लिए आवेदन कर रखा है। इन सबका साझा मकसद तुर्की को यहाँ की गैस से दूर रखना है। समुद्री मामलों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर भी दोनों धड़ों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। ग्रीस की दलील है कि हर छोटे बड़े देश का अपनी समुद्री सीमा और आर्थिक क्षेत्र में अपना ड्रिलिंग राइट है, जबकि तुर्की का कहना है कि पूर्वी भूमध्य सागर के गैस वाले इलाके उसके कॉन्स्टेंटिनोपोल सेल्फ में आते हैं। यहाँ किसी अन्य देश को कोई अधिकार नहीं है। तुर्की और चीन दुनिया के उन 15 देशों में है जो समुद्री कानूनों के UN कन्वेंशन को स्वीकार नहीं करते। अब से 3-4 दशक पहले तक समुद्र से जुड़ी आर्थिक हित सिर्फ मछलियां पकड़ने और जहाज़ों की आवाजाही तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अभी यह तेल, गैस और खनिजों के स्रोत के रूप में इसका ध्यान खींच रहा है। ऐसे में भूमध्य सागर हो या साउथ चाइना सी, हर जगह स्थिति विस्फोटक हो रही है। अच्छा होगा समुद्री हितों को लेकर समय से कुछ सर्वमान्य सूत्र खोज लिए जाएं, वरना कोई छोटी सी चिंगारी भी इनमें से किसी भी टकराव को बहुत बड़ा रूप दे देगी। अमेरिका ने कहा प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को 1 इंच जगह नहीं देने देंगे। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा वाकयुद्ध उनके बीच के तनाव को और बढ़ा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह बयान है कि चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में 1 इंच जगह भी नहीं लेने देंगे, तो चीन ने जुबानी पलटवार में कहा अमेरिका अपने सैनिकों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। इन बयानों की दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के टकराव की आशंका बढ़ गई है। जाहिर है दोनों के टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर को केंद्रित कर चल रहे इस वाकयुद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे पर स्थिति बिगाड़ने पर भड़काने वाली गतिविधियों का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव से ठीक पहले यह सब हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को चीन की 24 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इनसे अब कोई कारोबार नहीं होगा, न ही अमेरिकी अर्थतंत्र में इनके लिए कोई जगह होगी। इन कंपनियों के लिए यह बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका ने कहा ये कंपनियां चीन की सेना को दक्षिण चीन सागर पर कब्जे में सहयोग दे रही हैं। हवाई में अमेरिका रक्षा मंत्री मार्क
एस्पर ने कहा है कि चीन खुद को दुनिया का ताकतवर देश प्रदर्शित करने के लिए आक्रामक तरीके से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है कि इस सदी के मध्य तक चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन जाए। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम दे रही। चीन की सरकार वहां पर अपने हितों के लिए स्थिति को बिगाड़ रही है, जबकि अमेरिका वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का पक्षधर है। कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र अब चीन के साथ बड़े मुकाबले का स्थान बन चुका है। हम इस इलाके में 1 इंच क्षेत्र भी चीन को नहीं लेने देंगे। माइक पेंस ने बिडेन को बताया कम्युनिस्ट चीन का चीयर लीडर। रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी माइक पेंस ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति प्रत्याशी जो बिडेन कम्युनिस्ट चीन के चीयर लीडर है, वह उग्र वामपंथ के लिए ट्रोजन हॉर्स से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर व्हाइट हाउस भेजना जरूरी है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पेंस ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का औपचारिक प्रस्ताव स्वीकार किया। 61 साल के उपराष्ट्रपति पेंस ने कहा कि वह उग्र वामपंथ के ट्रोजन हॉर्स से ज़्यादा कुछ नहीं। कथा है यूनानियों ने ट्रॉय शहर में दाखिल होने के लिए काठ का घोड़ा बनाया था। ट्रॉय के लोग घोड़े को किले के अंदर ले गए और वहीं उनका हार का कारण बना। पेंस ने कहा यह स्पष्ट है कि हम अमेरिका की इस तरह के आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हमें ट्रंप को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने 8 साल तक उपराष्ट्रपति रहे बिडेन की एक नीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा अगर मतदाता ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं तो हमारे विरासत के अपमान पर खामोश रहें तो ट्रंप आपकी पसंद नहीं हो सकते। बिडेन अगर सत्ता में आ गए तो अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जाएगी। बिडेन के राज में आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। कर्ज बांटने में कोताही नहीं करे बैंक। शक्तिकांत। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से स्पष्ट कहा है कि कर्ज देने में जरूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतना बैंकिंग सेक्टर के लिए घातक हो सकता है। बैंक अधिकारियों के समक्ष बेवजह अड़चन पैदा न करें। दास के मुताबिक अभी हालात अनिश्चित जरूर हैं, लेकिन गवर्नेंस में सुधार और उम्मीदों वाले सेक्टरों की पहचान के साथ सोच समझकर फैसला करते हुए कर्ज बांटने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए दास ने सभी को सेक्टर की मजबूती के प्रति आश्वस्त कराया और यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक के तौर पर आरबीआई उन्हें हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। वहीं नीतिगत ब्याज दरों को और सस्ता करने के बारे में दास ने कहा कि इकोनॉमी को संभालने के आरबीआई ने सारे विकल्प अभी खत्म नहीं हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों को यह नसीहत तब दी जब कोविड-19 महामारी के बाद अनिश्चितता का माहौल और बैंकों ने ग्राहकों को कर्ज देने में अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में लगातार कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। दास की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ मौजूदा मंदी को दूर करने के लिए बैंकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बांटने की उम्मीद की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पूरे हिंद क्षेत्र के लिए अहम। प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही निर्मित करने के फैसले के बाद ऐसी दूसरी सूची पर भी काम शुरू हो गया है। आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले अगली सूची में ज़्यादा आधुनिक रक्षा उपकरण शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत देते हुए इसके राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे जहां भारत की शक्ति बढ़ेगी, देश में उद्योग और रोजगार बढ़ेगा, वहीं पूरी हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह बयान अहम है। उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद बनाने के लिए आयोजित आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग का विस्तार जैसी पहली वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में 100 साल से भी ज़्यादा समय से स्थापित रक्षा उत्पादनों का इकोसिस्टम था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। पीएम ने कहा रक्षा क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी गई। उन्होंने भरोसा दिलाया खरीद, गुणवत्ता और परीक्षण को प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का हक।
सबसे ज़रूरतमंद तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की नई राह खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे में कोटा को सही ठहराया है। कहा, आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए सरकार अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी में वर्गीकरण का हक है। यह आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। 2004 में इसी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की पीठ ने कहा था कि SC/ST श्रेणी में राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि समान क्षमता वाली 2 पीठ के विपरीत फैसलों को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश में से मामलों की 7 जजों की सबसे पीठ के समक्ष विचार के लिए लगाने का आग्रह करते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, इंद्रानी बनर्जी, विनीत सरन, MR शाह, अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 78 पेज के फैसले में कहा है कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सामाजिक बदलाव के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने अनुभवों का विश्लेषण करना हमें श्रेष्ठ बनाता है। हम हमेशा उनसे प्रभावित होते हैं जो हमसे अलग और श्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता हमारे प्रशंसा के योग्य होती है। हम कभी गौर नहीं करते कि वे जो श्रेष्ठ हैं भला ये क्यों श्रेष्ठ हैं। एक ही धरती पर एक ही जैसा भोजन खाकर, एक ही जैसी परवरिश पाकर एक इंसान श्रेष्ठ हो जाता है और दूसरे लोग उसके पीछे चलते हैं। यह कैसा संभव है? यह मुमकिन हुआ भी तो कैसे? एक ही समाज में निकलकर एक व्यक्ति विचारों के शिखर पर पहुंच गया और बाकी सब उसके पीछे 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 खड़े रह गए। हमें सोचना चाहिए कि साधारण और असाधारण प्रतिभा कैसे बनती है, कैसे कोई श्रेष्ठ हो जाता है और कोई रुका रह जाता है। यह पूरा गणित है, डेटा और इसके एनालिसिस का गणित। हमारे इर्द गिर्द 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वह जो जीवन जीता हुआ चला जाता है। दूसरा, जीवन जीने में जितनी भी चीज़ें उसने महसूस की है उसका डेटा इकट्ठा करते चला जाता है। तीसरा, वह जो इस डेटा का एनालिसिस करके अपने आप को नया रास्ता देता है। तीसरा व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है, वह कंप्यूटर युग की भाषा है। इसे में समझना आसान हो जाएगा कोई क्यों हमसे अधिक योग्य और श्रेष्ठ है। एक सेब के नीचे गिरने की घटना विज्ञान में मील का पत्थर बन गई। आखिर कैसे? क्या पहले सेब नहीं गिरते थे, या धरती पर न्यूटन की सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा था? सब गिरे हुए सेब को खाकर निकल जा रहे थे। हाँ, न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मेमोरी में यह डेटा फीड किया कि सेब नीचे गिरा। फिर उसमें और डेटा बढ़ाया कि क्या क्या ऊपर से नीचे गिरता है। डेटा इकट्ठा होने पर इसका विश्लेषण करके कहते हैं कि पृथ्वी में कोई शक्ति है जो ऊपर की चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के माध्यम से संसार में आता है। आशा यह नहीं है कि आप वैज्ञानिक बन जाइए, मतलब सिर्फ यह है जब भी कोई अपने इर्द गिर्द का डेटा इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करता है वह श्रेष्ठ तो हो ही जाता है। वह न सिर्फ उन बातों का समझना होगा बल्कि इस काम करना होगा और ऊंचाई पाएगा। अपने मित्रों में हम उसी तरह की बात सुनना पसंद करते हैं जो हमें पसंद, ज़्यादा दिलचस्प और जानकारी वाली बातें बताता है। उस मित्र पर ध्यान देते हम महसूस करेंगे कि आपने जो देखा उसने भी वही देखा, यानी डेटा एक जैसा था पर उसका एनालिसिस अलग था। जब और गौर करेंगे तब देखेंगे कि डेटा भी एक जैसा नहीं था। जो आपने देखा उसे उसने भी देखा था पर उसने अधिक देखा, इसलिए उसका एनालिसिस आपसे बड़ा है। अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ श्रेष्ठ करना हो तो डेटा और एनालिसिस की गंभीरता को समझ लीजिए। पहले ऋषि, मुनि, सूफी, संत इसलिए घूमते रहते थे कि अधिक से अधिक डेटा कलेक्ट हो जाए, फिर इसका एनालिसिस करके मनुष्य को कुछ ऐसा सुझाया जाए जिससे उसका जीवन आसान हो जाए। इससे सभ्यता का विकास हुआ। अध्यात्म संपूर्ण डेटा का तेजी से एनालिसिस करके एक ऐसे मार्ग पर पहुंचने का नाम है जहां शांति हो।